हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ई ग्राम चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम आप लोग के बीच एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट सीरीज लेकर आए हैं, तो आज उसी में इससे पहले हमने क्या देखा, एंशिएंट जो सीरीज है सबसे पहले हम लोगों ने स्टोन एज को देखा। स्टोन एज के बाद हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखें। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो एक सिविलाइजेशन हमारे यहाँ आया, वो सिविलाइजेशन क्या था? वैदिक एज, या उसको वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन दोनों में मेजर डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था? वैदिक सिविलाइजेशन आपका रूलर था, राइट, गांव विलेज सेंटर्ड था। और हड़प्पन क्या था? हड़प्पन आपका अर्बन था, टाउन सेंटर था। यानी कि हड़प्पन जो था वो शहरी संस्कृति था, और वैदिक क्या था? हमारा गांव की संस्कृति था, गांव वाला संस्कृति था, विलेज सिविलाइजेशन था। तो ये मेजर डिफरेंस है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया कि 1500 से 500 ईसा पूर्व तक का ये एज रहा है। हड़प्पन के बाद वैदिक सिविलाइजेशन जो है ये आपका 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच में रहा। अगर हम हड़प्पन का बात करें तो वो कब से कब तक रहा था? आपका देखा जाए तो कम्प्लीटली 3400 से 1300 ईसा पूर्व। यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों लैप्स करा। कुछ हिस्टोरियन, जैसे हम लोग देखे थे, कुछ हिस्टोरियन से भी रीजन दिए कि जो एडवेंट ऑफ आर्यंस, वैदिक सिविलाइजेशन किसको बोलते हैं? आर्यंस को। तो आर्यंस जो आए, आर्यंस के आने के कारण ही हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत हुआ। कुछ लोग आर्यन सिविलाइजेशन को रीजन मानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने का। तो हम लोग इसको दो पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में ऋग वैदिक और दूसरे पार्ट में लेटर वैदिक। अगर हम इसका बात करें तो देखो, इसको दो पार्ट में देखेंगे। वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड है। वैदिक सिविलाइजेशन, हम पेन का कलर चेंज कर देते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन मेनली कितने में है? दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है ना। एक है आपका ऋग वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड, जिसको कि हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड भी बोला जाता है, अर्ली वैदिक पीरियड भी बोला जाता है, ठीक है ना। और एक है आपका लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। ये जो है ये मेनली आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व, या कहीं पे आपको 900 भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये आपका मेनली 1000 या 900 से लेके 600, कहीं पे 500 ईसा पूर्व तक है। ऋग वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ एक वेदा आया था, कौन सा? ऋग वेदा। बाकी जो तीन वेदा हैं, साम, यजुर और अथर्ववेद, ये बाकी तीन वेदा जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में आया है। यानी कि ऋग वैदिक पीरियड का सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है? अर्ली वैदिक का ऋग वेदा, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका पूरा डिटेल में, कैसे क्या है। एक एक चीज़ आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको सारा कुछ यहाँ से सब कुछ समझ में आएगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हड़प्पन कल्चर के बाद, हड़प्पा संस्कृति के बाद एक और बड़ा सिविलाइजेशन, सभ्यता और संस्कृति आया, जिसे क्या बोला गया? वैदिक कल्चर, वैदिक सिविलाइजेशन। ये हड़प्पन के बाद आया। इसको वैदिक युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पुनर्निर्माण में, इसमें मेन सेंटर क्या था? वैदिक ग्रंथ। वैदिक ग्रंथ ही है जो हमें वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में सब कुछ बताता है। हमें सारा कुछ पता कहाँ से चला है? वैदिक ग्रंथ से। जो वेदाज है वहाँ, इसीलिए इसको वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक एज बोला जाता है। जैसे देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला गया? क्योंकि हड़प्पा सबसे पहला उसका सेंटर था, हड़प्पा से मिला। यार उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इंडस नदी के किनारे था, तो इंडस वैली। उसी तरह यहाँ पे सारा कुछ हमें वैदिक वेदा से मिला। वेदा जो टेक्स्ट है वो मेन सोर्स है इसका, तो इसीलिए इसको वैदिक एज बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको इंडो आर्यन जो है वो कंपोजर ऑफ वैदिक टेक्स्ट, ऐसा बोला जाता है कि इंडो आर्यंस जो हैं, जो आर्यन जो इंडिया आए थे, यही वेदा को लिखे हैं, वही वेदा के रचयिता हैं, कंपोजर हैं, ठीक है। इंडो आर्यन जो शब्द है वो क्या है एक्चुअली में? ये एक्चुअली में लिंग्विस्टिक टर्म है, लैंग्वेज टर्म है, ठीक है ना। इंडो आर्यन जो टर्म है वो एक्चुअली में लैंग्वेज टर्म है। और ये किसको रेफर जाता है? सब ग्रुप ऑफ इंडो ईरानियन ब्रांच। इंडो ईरानियन ब्रांच का एक सब ग्रुप है जो इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप। वो किसके? देखो, ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। देखो सबसे ऊपर कौन सा आएगा? इंडो यूरोपियन, ठीक है, इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन का एक ब्रांच है आपका इंडो आर्यन, सॉरी इंडो ईरानियन। और इंडो ईरानियन का सब ग्रुप क्या है? इंडो आर्यन।
इंडो आर्यंस। यानी कि इंडो आर्यंस कोई वो ये कोई ट्राइब्स या कोई ग्रुप वो नहीं, एक कौन सा लिंग्विस्टिक ग्रुप है, लैंग्वेज है ये इंडो आर्यन, इसी को बोला गया, इसी लैंग्वेज का ये आए हैं, ठीक है ना। तो ऋग्वेदा जो कंपोजर थे अपने आप को क्या डिस्क्राइब करते थे, आर्य। ऋग्वेदा के कंपोजर जो थे वो अपने आप को क्या बोलते थे, आर्य। आर्य का मतलब क्या होता है मेनली, अगर आप आर्य, ये लोग अपने आप को क्या बोलते थे, आर्य बोलते थे। और आर्य का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें तो आर्य का मतलब ये इथनिक वर्ड हुआ है जिसका डिराइव कहाँ किससे से डिराइव हुआ है, ए आर से आर्य हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है, मेनली इसका मतलब होता है कल्टीवेट, कल्टीवेट मीन्स खेती करना, खेती करना, इसका मतलब किन्समैन या कॉम्पेनियन, ये सब इसका संस्कृत में क्या होता है, ये न्यू कमर्स के लिए है। और इसको कुलीन परिवार से बोला जाता है, मतलब कि अच्छे परिवार, पढ़ा लिखा परिवार, सभ्य परिवार से हम जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम क्या हैं, हम आर्य हैं। आर्य का मतलब क्या हुआ, आर्य का मतलब होता है सभ्य परिवार से जुड़ा हुआ, जो खेती उती कर रहा है, अच्छा दोस्त है, अच्छा साथी है, और उसका परिवार जो है वो बहुत सभ्य है, वो बहुत कुलीन परिवार से है, नोबल फैमिली से, इसीलिए वो क्या है, वो आर्य है। यानी कि आर्य अपने आप को क्या बोल देते हैं, हम बहुत सभ्य समाज से हैं, हम बहुत कुलीन समाज से हैं। ये देखो, ये तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज है, जो कि इधर उधर बोला जाता है, वेस्टर्न में बोला जाता है, वेस्टर्न में ब्रह्मपुत्र के टाइम में ईस्टर्न, इधर उधर साइड में आपको तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज बोला जाता है। यहाँ इंडिया में मेनली 4 तरह का लैंग्वेज है, तिब्बतो बर्मन है एक, दूसरा क्या है, ऑस्ट्रियो एशियाटिक है। ऑस्ट्रियो एशियाटिक में आपका मुंडा लैंग्वेज जो झारखंड में रहता है, ये क्या, ये किस में आता है, ऑस्ट्रो एशियाटिक में। मोन खेमर, ये कहाँ पे बोला जाता है, मुंडा आपका नॉर्थ और सेंट्रल और साउथ में रहता है। नॉर्दर्न मोन खेमर कहाँ बोला जाता है, खासी, फॉलोंगे, खुमिक, मांग, वियतमोंग। इस तरह ये अलग अलग सारा लैंग्वेज, नॉर्थ में सो, ब्रू, मेकोंग, माओन, असलियन, ये सब साउदर्न में रहता है। देखो इसमें फिर इंडो आर्यन, इंडो का क्या आ गया, एक है इंडो आर्यन आपका, इसमें वैदिक संस्कृत, संस्कृत, प्राकृत, मगधी, गंधारी, महाराष्ट्री, इंसुकुलर इंडिक, कोंकणी, ये सब जो है आपका सारा लैंग्वेज जो है ना, ये सब इंडो आर्यन का है। और इंडो आर्यन किसका है, इंडो ईरानियन का। इंडो ईरानियन किसका है, इंडो यूरोपियन का, इंडो यूरोपियन। यानी कि ये सब असमीज, बंगाली, चिटगोइया, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये सारा कुछ आपका क्या है, सब के सब किससे रिलेटेड है, इंडो आर्यन से। वैदिक संस्कृत है, प्राकृत है, ये सारा कुछ, पाली है आपका, पाली, प्राकृत, सारा का सारा किससे जुड़ा हुआ है, इंडो आर्यन और इंडो ईरानियन से। उसके अलावा फिर एक पार्ट कौन सा है, द्रविडियन। यानी कि देखो इंडिया में मेनली लैंग्वेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। सबसे पहला कौन सा है, अगर सबसे पहला जो पार्ट है वो कौन सा है, तिब्बतो बर्मन, ठीक है। दूसरा कौन सा है, ऑस्ट्रिया एशियाटिक। तीसरा इंडो आर्यन, और चौथा द्रविडियन। मेनली इंडिया को ये 4 मेजर लैंग्वेज पार्ट में डिवाइड किया गया है, तिब्बतो बर्मन, ऑस्ट्रियो एशियाटिक, इंडो आर्यन और द्रविडियन। समझ में आ गया। द्रविडियन में सारा जो आप देख रहे हो, माल्टो है, कारुक है, कोंड, मंडा, गोंड, सारा कुछ, मुरिया, प्रधान, मगराचल, खिरवार, तेलुगु, सवार, तमिल तुल्लू, अगर आपका कोल्लम, ये सारा तुल्लू है, ये सारा कुछ मतलब क्या है, द्रविडियन लैंग्वेज का पार्ट है। कि आप ध्यान रखना, इंडियन लैंग्वेज, इंडिया को लैंग्वेज मेनली 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और इसी 4 ग्रुप में सारा लैंग्वेज, ये 4 ग्रुप किसका है, और ये जो इसमें इंडो आर्यन जो है वो किसका है, इंडो ईरानियन, और इंडो यूरोपियन। तो इस तरह से इसको 4 पार्ट में इंडियन लैंग्वेज को डिवाइड किया गया है। अगर हम आर्यन का बात करें तो जैसे आप पढ़ते हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंत के लिए कोई एक स्पेसिफिक हिस्टोरियन का कोई ऐसा नहीं है, सारे हिस्टोरियन में मतभेद है, अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग सोचते हैं। उसी तरह आर्यन के बारे में भी अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मत है कि ये कैसे आए, कहाँ से आए, इनका ओरिजिनल होम कहाँ था। इसके बारे में कोई एक मत हिस्टोरियन के बीच में नहीं है, हर हिस्टोरियन का अलग अलग अपना थ्योरी है, और इसके आधार पे ये सारा कुछ डिबेट अभी भी लगातार चल रहा है। तो अगर हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाए, हम लोग जब आंसर राइटिंग करेंगे तो हर एक का पर्सपेक्टिव हम लोग को दिखाना होगा, बताना होगा
कि मान लो कि आप इंडो आर्यन के बारे में लिख रहे हो तो आप ये नहीं बोल सकते हो पार्टिकुलरली कि यहाँ से आया। अगर आप बोलोगे कि इनका जो आने ओरिजिनल होम जो है वो वहाँ है, तो आप किसी स्पेसिफिक हिस्टोरियन का नाम आपको लिखना पड़ेगा। जैसे अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक, ये लोग कहाँ से आए थे? आर्कटिक रीजन साइड से आए थे। तो ये आपको बताना होगा, साइबेरिया साइड, आर्कटिक रीजन साइड से, उधर से ये आए थे, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का मानना था। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार तो अलग अलग थ्योरी है। जैसे यूरोपियन थ्योरी, बहुत लोग बोला यूरोप, क्योंकि इनका लैंग्वेज क्या था, इनका मेन रूट की लैंग्वेज का क्या था? इंडो यूरोपियन, ठीक है ना। तो बहुत सारे हिस्टोरियन का मानना था कि ये आर्यन जो थे वो यूरोप से आए थे, क्योंकि ये लंबे होते थे, गोरे होते थे, जैसा भी यूरोप में होते, तो इसलिए ये मानना था। इसमें कौन कौन थे? सर विलियम जोन्स, गिल्स हंगरी के हैं, सोरेडर फ्रांस के हैं, पी नेहरिंग स्टिप्पी साउथ रसिया के हैं। ये सब का मान, गिल्स का क्या मानना था कि हंगरी से आया है, सोरेडर का क्या मानना था? फ्रांस, पी नेहरिंग को कि स्टेपी साउथ रसिया से आए हैं, ऐसे मानना था। अगर हम सेंट्रल एशियन थ्योरी बताएं तो मैक्स मूलर का मानना था कि इंडो आर्यन जो है, आर्यंस जो हैं वो कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। अगर आर्कटिक रीजन थ्योरी बताएं तो बाल गंगाधर तिलक का क्या मानना था कि आर्यन जो है वो कहाँ से आए हैं? आर्कटिक रीजन से आए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार ये लोग कहाँ से आए हैं? तिब्बत से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती बोले कि आर्यन का होम जो था वो कहाँ था? तिब्बत था। और लेकिन कुछ लोग जैसे कि डॉक्टर संपूर्णानंद, एस.सी. दास, ये क्या बोले कि नहीं, ये इंडिया के ओरिजिनल हैं, ये कहीं से आए नहीं हैं, ये इंडिया के ही ओरिजिनल हैं। जैसे कि डॉक्टर संपूर्णानंद और एस.सी. दास के अनुसार ये कहाँ से हैं? सप्त सिंधु रीजन। सप्त सिंधु रीजन कौन सा? सिंधु और इसके आसपास की 7 नदियां, जिसमें 5 प्रमुख है, जैसे आपका सतलज हुआ, राबी हुआ, चेनाब हुआ, झेलम हुआ, घग्घर हुआ। इस तरह से इधर ये मतलब कि ये इधर के ये जो सप्त सिंधु नदी है, यहीं से ये यहीं आसपास इनका अपना होम था, ये कहीं से माइग्रेट नहीं किए हैं, ये इंडिया के ही हैं। उस तरह गंगानाथ झा के अनुसार क्या था? ये ब्रह्म ऋषि देशा, ये कहाँ से आए थे? ब्रह्म ऋषि देश। ब्रह्म ऋषि देश कहाँ पे? इनके अनुसार ब्रह्म ऋषि देश कहाँ था? गंगा और यमुना के बीच में। गंगा नदी और यमुना नदी के बीच में जो जगह है था ब्रह्म ऋषि देश, वहीं से आर्यन आए थे, वही आर्यन का मेन होम था। तो अलग अलग हिस्टोरियन जो है, सबका अपना अपना अलग अलग मत है, अलग अलग मानना है। अभी तक ये डिबेट कंटिन्यू है, अभी भी ये डिबेट चल रहा है कि इंडो आर्यन का एक्चुअल होम कहाँ था, वो लोग कहाँ से आए थे, ये सारा कुछ। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। आर्यन जो थे वो अप्रवासी थे, और ये एक बार में नहीं आए थे। ये क्या था? ये इन्वेजन एक बार में इन्वेजन नहीं किए थे, ये पैकेट्स में आए थे। पहले थोड़ा आया, फिर थोड़ा आया, फिर थोड़ा आया, ये रुक रुक कर आए थे। इस तरह से आए थे, और ये अप्रवासी के रूप में, इमिग्रेंट्स के रूप में आए थे, और यहाँ पे ये रहने लगे थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो बताता है कि कहाँ से आए थे? एड्रोनोवो कल्चर। एड्रोनोवो कल्चर कहाँ में है? साउदर्न साइबेरिया में। जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो मिला है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अनुसार ये पता चला है कि आर्यंस जो थे वो कहाँ से आए थे, वो जिस कल्चर से रिलेटेड थे उस कल्चर को क्या बोला गया है? एड्रोनोवो कल्चर। और एंड्रोनोवो कल्चर जो है वो कहाँ पे पाया गया है? साउदर्न साइबेरिया में। और ये कल्चर सेकंड मिलेनियम बीसी में, ये दूसरी शताब्दी बीसी ईसा पूर्व से 2000 यानी कि लगभग 2000 ईसा पूर्व के राउंड में ये डेवलप किया था। तो ऐसा माना कि ये साउदर्न साइबेरिया से आए थे। तो ठीक है, यहां से ये लोग कहाँ पहुंचे? साउदर्न साइबेरिया से होते हुए कहाँ पहुंचे? हिंदू कुश। हिंदू कुश कौन सा? बैक्टीरिया मार्जियाना पुरातत्व परिसर, इसको क्या बोला जाता है? जो हिंदू कुश एरिया है उसको क्या बोला जाता है? बैक्टीरिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। और यहीं से फिर ये इंडिया में इंटर किए। देखो, इंडिया में एंशियंट टाइम में जितना भी लोग इंटर किया वो कहाँ से इंटर किया? हिंदू कुश से। यूरोपियन जो थे वो पानी के सहारे हैं, बट पहले जितने जो इंटर करते थे सब कहाँ से इंटर करते हैं? हिंदू कोस्ट से इंटर करते थे। तो ये स्टार्ट कौन किए? ये आपका आर्यंस। आर्यंस कहाँ से आए थे? वही हिंदू कोस्ट रीजन से इंडिया में भी इंटर किए थे। और ये जैसा कि आप जानते हो इनका जो कल्चर था वो हॉर्स सेंटर्ड था। ये लोग किससे आए थे? घोड़े पे सवार होकर। बोला था कि घोड़े पे सवार होकर आए थे, और ये बहुत शार्प थे, बहुत। इनका स्पोक्ड वेल्स, वेल जो था उसमें स्पोक लगा हुआ था। ये लोग अग्नि को पूजा करते थे, फायर कास्ट, क्रीमेशन, ये लोग क्रीमेशन करते थे, शमशान, यानी कि ये लोग डेड बॉडी को जलाते भी थे। ये सारा कुछ जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आर्यन लाइफ इंडिया में था। और ये सब देखो 1900 बीसी से 1500 बीसी के बीच में बहुत जगह पे ये मिला है, याद रखना। यानी कि अगर हम बात करें
तो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैच्योर फेज कब से कब तक था? 2600 से 1900। लेकिन ऐसे हड़प्पन, लेटर हड़प्पन कब तक था? 1300 BC तक। यानी कि इसी समय से आर्यन धीरे धीरे आना स्टार्ट कर दिए थे। तभी तो 1900 से 1500 के बीच में हमें बहुत कुछ मिला है, हल्का हल्का मिला है ना। क्यों? हम पहले ही आपको बताएं कि आर्यंस जो थे वो कैसे आए थे? पॉकेट्स में आए थे। एक ही बार में सारे आर्यंस नहीं आ गए थे, वो धीरे 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 करके आए थे। तो यही यहाँ पे इससे ये साफ पता चलता है। ठीक है, अब हम लोग देखो, ये आपका पूरा इधर से अपना आए थे सारा कुछ। आपका क्या है, ये महाजनपदा के टाइम का है सारा, आर्यन के बाद जो हुआ था। तो ये सारा कुछ आपका वैदिक एज का यही मैप है आपका। ये सिंधु है, इधर आपका मद्रा, गंधार, ये सब आपका क्या है? महाजनपदाज हैं, जो हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे महाजनपदाज को। कुरु है, पंचाल है, मत्स्य है। तो ये सारा कुछ ये है, ये आपका वैदिक एज का मैप है। तो अब देखो, वैदिक एज को हम पहले नहीं बताएं। वैदिक एज को मेनली कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा पार्ट? पहले को बोलते हैं प्रारंभिक वैदिक साहित्य या ऋग वैदिक संस्कृति, अर्ली वैदिक या ऋग वैदिक। एक 1500 से 1000 BC तक है। और दूसरा लेटर वैदिक कल्चर, लेटर वैदिक लिटरेचर या लेटर वैदिक कल्चर, उत्तर वैदिक साहित्य या उत्तर वैदिक संस्कृति। ये आपका 1000 से 500 ईसा पूर्व तक था। तो इस तरह से दोनों जो वैदिक कल्चर है मेनली 1500 से 500 ईसा पूर्व को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब देखो, वेद, वेद शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ है? वेद शब्द जो है वो डिराइव कहां से हुआ है? विद। इसका रूट कहां है? विद। विद का मतलब होता है नॉलेज, टू नो, जानना, ज्ञान। ये विद का मतलब होता है। यानी कि वेदिक का मतलब क्या होगा? कि बहुत ज्ञानी लोग, बहुत ज्ञान, इन लोग के पास बहुत ज्ञान है। और वेदाज में बहुत सारा ज्ञान है। और ये लोग किसी का स्टेटस लगता है? श्रुति। इसमें था, देखो, श्रुति और स्मृति। श्रुति, श्रुति का मतलब क्या होता है? बोलना, सुनना। हम जैसे तुमको बोल रहे हैं, तुम सब कुछ सुन रहे हो, ये श्रुति है। इसके बाद में तुम क्या करोगे? स्मृति, इसको याद करोगे। और फिर उसी को तुम किसी और को जाकर बोलोगे कि हम आज ये पढ़े, ऐसे ऐसे पढ़े। सारा कुछ तुम किसी और को सुनाओगे। जैसे हम तुमको सुनाए, तुम हमसे सुने, तुम किसी और को फिर सुना रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो। तो इसी तरह ये ओरली बहुत सेंचुरी तक ट्रांसमिट हुआ है, समझ गए ना, श्रुति के फॉर्म में। और वेदास को मेनली 4 वेदाज हैं। आपको 4 वेदाज हम बता दिए कौन कौन है। सबसे पहले आपका ऋग वेदा, ऋग वेदा, दूसरा साम वेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। और हर वेद के 4 पार्ट हैं, संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यक और उपनिषद। ये हम लोग सब डिटेल में देखेंगे, कौन में कौन क्या संहिता है, क्या ब्राह्मणाज है, क्या, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो ये आपका 4 वेदा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऋग वैदिक सिविलाइजेशन। ऋग वैदिक सिविलाइजेशन मेनली कहाँ से कब तक स्टार्ट हुआ है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो है वो आपका ऋग वैदिक सिविलाइजेशन है। ऋग वैदिक सिविलाइजेशन का बात करो तो ऋग वैदिक सिविलाइजेशन को 10 मंडल में डिवाइड किया गया था। कितने मंडल में डिवाइड किया गया है? 10 मंडल में, 10 पुस्तकों में इसको। और टोटल इसमें कितने भजन है? 1028। ओरिजिनली इसमें 1017 थे, बाद में इसमें और 1014 था, बाद में इसमें और 14 ऐड किया गया था। यानी कि इसमें टोटल कितना है? 1028। टोटल 1028 संग्रह है इसमें। और इसको कितने डिवाइड किया गया है? कितने मंडल में? 10 मंडल में इसको डिवाइड किया गया है। ये सबसे प्रारंभिक रचना है, इसलिए ये भारत के प्रारंभिक लोगों के जीवन दर्शन को, जीवन के अर्ली लाइफ ऑफ पीपल को दिखाता है, वेदास के टाइम का। और इसी कारण एक बात ध्यान रखना, इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज में इंक्लूड किया गया है। लिस्ट ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर जो आप वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज है उसमें, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ग्रंथ जो इंडिया का है वो वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज में इंक्लूड किया गया है यूनेस्को के द्वारा, तो वो कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद को वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज में इंक्लूड किया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें देखो, इसमें टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सबसे पुराना मंडल कौन है? 2 से 8। 2 से 8 मंडल जो है ये एक्चुअली में सभी संत और ऋषि मुनि के परिवार से संबंधित हैं, समझे ना। सभी ऋषि मुनि के परिवार से संबंध, जैसे इसका अगर बात करो तो मंडल 2, मंडल 2 किसके से संबंधित है? ग्रीत्समदा ऋषि के आधार पे है, ये आपका मंडल 2 है। अगर हम मंडल 3 का बात करें
तो मंडल 3 किनसे रिलेटेड है? मंडल 3 आपका विश्वामित्र से है, विश्वामित्र। और यही मंडल 3 है जो आपका किससे रिलेटेड है? आपका गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है ये मंडल 3 से ही रिलेटेड है, यानी कि गायत्री मंत्र मंडल 3 में ही है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम मंडल 4 का बात करें तो मंडल 4 किनसे रिलेटेड है? वामदेव। ये सब आप लोग लिख लो, आपको 1 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है। मंडल 4 में वामदेव। अगर मंडल 5 का हम बात करें तो मंडल 5 में ऋषि अत्रि, अत्रि के बारे में है। मंडल 6 का बात करें तो मंडल 6 आपका किसके लिए है? भरद्वाज, ऋषि भरद्वाज। ठीक है ना। मंडल 7 का अगर हम बात करें तो मंडल 7 आपका वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ के बारे में है। और अगर हम मंडल 8 का बात करें तो मंडल 8 किसके बारे में है? मंडल 8 आपका है कण्व और अंगिरा, कण्व और अंगिरसा ऋषि के बारे में। हम इसको एक क्लियर करके लिख देते हैं आपको, ताकि आप इसको अच्छे से ध्यान रखो। देखो यहीं पे हम लिख देते हैं, आप लोग इसको ध्यान रखना। अगर हम मंडल 2 का बात करें तो मंडल 2 कौन किन से रिलेटेड है? गृत्समदा, गृत्समदा ऋषि से। ठीक है। अब अगर हम मंडल 3 का बात करें, मंडल 3 किससे रिलेटेड है? आपका विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र। मंडल 3 से ही आपका गायत्री मंत्र आया है, गायत्री मंत्र। ठीक है। अगर हम मंडल 4 का बात करें, मंडल 4 का बात करें तो मंडल 4 किससे आया, में से कौन रिलेटेड है? वामदेव, वामदेव। अगर हम मंडल 5 का बात करें तो मंडल 5 किन से रिलेटेड है? ऋषि अत्रि। ठीक है। अगर हम मंडल 6 का बात करें तो मंडल 6 किससे रिलेटेड है? आपका भरद्वाज ऋषि, भरद्वाज ऋषि। अगर हम मंडल 7 का बात करें तो मंडल 7 किससे रिलेटेड है? मंडल 7 आपका वशिष्ठ ऋषि से रिलेटेड है, वशिष्ठ ऋषि। ठीक है। और यहीं पे मंडल 7 में ही आपको क्या मेंशन है? बैटल ऑफ 10 किंग्स, बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजना वार, जिसको कि 10 राजना वार बोलते हैं, बैटल ऑफ 10 किंग्स। ठीक है। और अगर हम 8वां का बात करें, 8 मंडल 8, तो मंडल 8 आपका कण्व और अंगिरसा ऋषि के बारे में है। तो ये आपका है। इसके बाद अगर हम बात करें बाकी कौन कौन बचा, 1, 9 और 10, तो ये सब बाद में जोड़ा गया है, इसको बाद में सारा कुछ जोड़ा गया है, बाद के टाइम में ये सबको जोड़ा गया है। ठीक है ना। अगर अब ठीक है। और ऋग्वेद में पूजा क्या बोलते हैं? कोटरी या मोटरी, कोटारी या मोटरी ऋग्वेदा के पृष्ठपंदी को बोला जाता था। अगर हम ऋग्वेदा के उपवेदा का बात करें तो कौन सा है? आयुर्वेद। आयुर्वेदा जो है, आप इसको ध्यान रखना, आयुर्वेदा जो है वो ऋग्वेदा का उपवेदा है। आयुर्वेदा ऋग्वेदा का उपवेदा है। और इसका एकमात्र जो पाठशाला वो कौन सा है? सकल शाखा। ऋग्वेदा का एकमात्र जो अभी बचा हुआ पाठ है वो कौन सा है? सकल शाखा। बाकी और कुछ भी हम लोग के पास रियलिटी में नहीं बच रहा, सब कुछ इसका खत्म हो चुका है। समझ गए? ऋग्वेदा एक्चुअली में क्या था? ये एक आदिवासी समाज थे। ये लोग एक्चुअली में क्या थे? ट्राइबल सोसाइटी थे। और इनके पीपुल जो थे वो सेमी नोमैडिक थे, अर्ध खनाब, मतलब कि आज यहाँ कल वहाँ कहीं थोड़ा बहुत बसाते थे, उसके बाद आगे बढ़ जाते थे। और आर्य जनजाति को जन कहा जाता था, जन, इनके जनजाति को जन कहा जाता था। और इनके राजा जो होते थे उसको क्या बोला जाता था? गोपति या गोप। इनका मेन काम क्या होता था? गायों का रक्षा करना। आदमी का रक्षा उतना टेंशन नहीं था, आपको गाय का रक्षा करना है, गाय को कुछ नहीं होना चाहिए, गायों का रक्षा करना इनका मेन काम होता था। और जो मुख्य रानी होती थी, मुख्य रानी को महिषी बोला जाता था, मुख्य रानी को महिषी बोला जाता था। जन जो होते थे, यहाँ के जनजाति का लड़ाई किससे होता था? पनीज के साथ। पनीज कौन होते थे? ये जंगली, मतलब इसको बोलेंगे। और वो क्या करते थे? इनके कैटल को चुरा लेते थे। तो यार इनके कैटल को चुरा कर जंगल में भाग जाते थे। तो ये अपने कैटल गाय को बचाने के लिए इनसे इसका हमेशा कन्फ्लिक्ट होते रहता था।
ये हमेशा गाय के बेसिस में ही अपना सारा सब कुछ नाम रखते थे, जैसे गविष्ठी, गवेशन, गोसु, गव्यत, ये सारा कुछ मेनली गाय के नाम पे रहता था। और गाय के लिए ही ये आर्यन जो है वो पनीसी से लड़ते थे, ठीक है ना। गाय का वहाँ पे हत्या करना अलाउड नहीं था। गाय का हत्या करना वेदाज में बहुत बड़ा पाप माना गया है। गाय का हत्या करना वेदाज में बहुत बड़ा पाप माना गया, अक्षम्य माना गया है। मतलब कि एक ऐसा पाप जिसका आपको क्षमा नहीं मिल सकता है, ऐसा वेदाज में बोला गया है गाय के लिए, ठीक है ना। यहाँ का संरचना क्या था, राजनीतिक संरचना बोले तो राजशाही के समान था, ठीक है ना, मोनार्कियल फॉर्म था। लेकिन गोपति का जो पद होता था वो वंशानुगत नहीं होता था। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज हम गोपति बन गए तो फिर मेरा बेटा बनेगा, उसका बेटा बनेगा, नहीं। ये सबके बीच में चुना जाता था, कबीलों के पुरुषों के बीच में इसको चुना जाता था। और जो बलशाली होता था, जो बोलता कि हाँ हम गायों का रक्षा करेंगे, लोगों का रक्षा करेंगे, उसको गोपति बनाया जाता था, उसको राजा। यानी कि अगर बोला जाए तो ये तरह से हम बोले इसको क्या बोलेंगे, रिपब्लिक सिस्टम बोल सकते हैं। ये क्या था, रिपब्लिक सिस्टम था। वोटिंग के आधार पर सबका चुनाव हो रहा है, जो परफेक्ट है वो रहेगा, जो परफेक्ट नहीं है वो नहीं रहेगा, सिंपल सा बात। तो ये हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। समाज जाति के आधार पे विभाजित नहीं था। समाज जो था वो जाति के बेसिस पे विभाजित नहीं। ध्यान रखना, कुछ लोग आजकल बोलते हैं कि वेदाज जो है ये है वो है, उस समय नहीं, वेदाज में जाति के आधार पे विभाजन नहीं था। राजन, पुरोहित, कारीगर सभी कबीलों के नेटवर्क का ही हिस्सा थे। सभी क्या थे, अपने जो उनका जनजाति था, उनका जो जाति सब उसी के पार्ट थे। उनमें कोई ऐसा नहीं था कि हम ये जाति के हैं, हम वो हैं, हम ये क्लास के हैं, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं था। हाँ, ये जो क्लास जो वर्णा सिस्टम जो है, 4 वर्ण जो आपका है, वो आया है 10वां, लास्ट का जो मंडल है ऋग्वेदा का अंतिम मंडल के पुरुष सूक्ता में। पुरुष सूक्ता में वर्णा सिस्टम के बारे में किया गया, पुरुष सूक्ता, ये ध्यान रखना। वो क्या है, पुरुष सूक्ता। पुरुष सूक्ता में 10वें मंडल जो है, ऋग्वेदा के 10वें मंडल पूर्व में पुरुष सूक्ता के बारे में मेंशन किया गया है। व्यवसाय जो था वो जन्म पे आधारित नहीं था। आप ऐसा नहीं कि आप जैसे अभी जिस आप जहां जन्म लिया वही नहीं, जैसे अभी मान लो कि कोई एक व्यवसाय, जिस व्यवसाय में जन्म लिया उसी कास्ट का हो गया, वैसा नहीं था। आप भिन्न भिन्न व्यवसाय अपने घर में कर सकते हो, वैसा कुछ भी नहीं था। कुछ अंतर मौजूद थे। वर्ण या रंग वैदिक और गैर वैदिक लोगों के बीच में भेदभाव का आधार था। क्या भेदभाव का आधार था, रंग, कलर, गोरा काला। जैसे यहाँ के जो लोकल थे वो काले होते थे, उनका नाक चिपटा होता था, उनका सर बड़ा बड़ा होता था, बाल घुंघरैला होता था, छोटे छोटे घुंघरैले बाल होते थे। और जो बाहर से जो आर्यंस आए थे वो कैसे होते थे, गोरे, लंबे, नाक उठे हुए, बाल बड़े बड़े लंबे लंबे। तो ये एक वे था उन लोग के बीच में डिफरेंसेस का, ये एक रीजन था। इसके आधार पे भेदभाव था, लेकिन जाति और व्यवसाय के आधार पे भेदभाव नहीं था। वैदिक लोग का रंग गोरा था और गैर जो वैदिक स्वदेशी लोग थे वो गहरे रंग के थे। और वो अलग भाषा बोल, उनको क्या बोला जाता था, दस्यु। जो यहाँ के लोकल जो थे, जो यहाँ पहले से रह रहे थे, उनको दस्यु या दास बोला जाता था, ठीक है ना। ध्यान रखना, दस्यु या दास उनको बोला जाता था। दासों को अव्रत और अक्रातु के रूप में भी जाना जाता था। उनको अव्रत और अक्रतु, अव्रत का मतलब क्या होता है, जो देवताओं के नियम को पालन नहीं करते थे। देवताओं के जैसे वेदाज में बोला है कि देवता ऐसे किए हैं, ये है वो है, ऐसे ऐसे नियम पालन, लेकिन ये लोग वो सब कोई नियम नहीं मानते थे और न ही ये यज्ञ करते थे। इसीलिए दासों को अव्रत और अक्रतु के रूप में जाना जाता था। वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं था और समाज में आदिवासी तत्व अधिक मजबूत, यानी कि जो आपका ट्राइबल एलिमेंट था वो ज्यादा स्ट्रांग था और कोई भी वर्णा सिस्टम का टेंशन नहीं था। ऋग्वेदिक सोसाइटी जो था वो टोटली क्या था, इगैलिटेरियन सोसाइटी था। मतलब समतावादी समाज पूरी तरह से नहीं था। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो था वो किस तरह था, लेबर और जेंडर के आधार पे। आप जो काम कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो, उस आधार पे सब कुछ था और ऐसा कुछ भी नहीं था कुछ आप कोई भी काम कर सकते हो, आपका उस आधार पे ही डिवीजन रहेगा। ये नहीं कि आप जो काम कर रहे हो आपका पूरा खानदान वही काम करेगा, ऐसा नहीं। आपके परिवार में कोई दूसरा काम भी कर सकता है। ये सारा कुछ पूरी तरह से था। क्या था, सोशल मोबिलिटी था, एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की। स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की नहीं था, आप एक से दूसरे पे जा सकते हो। सोशल मोबिलिटी था, मतलब कि मान लो कि हम
कोई हम अभी ये नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम हो सकता है बाद में कोई और काम करेंगे, या अभी हम अगर मान लो कि हम अभी जिस परिवार में हैं हम किसी और से जिससे मन करेगा उससे शादी कर लेंगे, जिधर जो चाहेगा वो करेंगे। ये सब कुछ सोशल मोबिलिटी बहुत आसानी था, यहाँ पे स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की नहीं था। जैसे अभी देखो अभी कास्ट सिस्टम आ गया, ठीक है, कास्ट सिस्टम, रिलीजन, ये वो, अभी आप एक कास्ट वाले दूसरे कास्ट से शादी नहीं कर सकते हो, इवन कास्ट छोड़ो एक गोत्र में शादी नहीं कर सकते हो, बहुत कुछ इशू हुआ। वैसा उसमें नहीं था। अगर वर्ना सिस्टम का बात करें तो कहाँ पे उल्लेख मिला है? ऋग वेदा के 10वें मंडल के पुरुष सूक्ता में। ऋग वेदा के 10वें मंडल के पुरुष सूक्ता में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना कि वर्ना सिस्टम कहाँ पे मेंशन है। तो वो कहाँ पे मेंशन है? पुरुष सूक्ता में, 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्ता है वहाँ पे ये मेंशन है। सोशल यूनिट ब्रदरहुड पे था, आपसी भाईचारा पे था, और ऋग्वेदा में कुछ गुलामी प्रथा भी था, स्लेवरी भी था। जैसे ये जो दास दस्यु जो हुए उन लोग को ये लोग गुलाम भी बनाकर रखते थे, ऐसा यहाँ पे था। कुछ स्लेवरी सिस्टम के साक्ष्य भी मिले हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऋग्वेदा में स्लेवरी सिस्टम नहीं था। अगर हम फैमिली का बात करें ऋग्वेदा में तो जो सबसे बेसिक यूनिट था फैमिली, परिवार जो था वो बेसिक यूनिट था, और उसके हेड को क्या बोला था? कुलप्पा। कुलापा जो था वो उनके हेड होते थे, हेड ऑफ द फैमिली। जैसे अभी मान लो तुम्हारे दादाजी या पापा हेड ऑफ द फैमिली हैं तो उनको क्या बोला जाएगा? कुलापा। फैमिली बेसिक यूनिट था। वहाँ पर ऋग्वेदा में ज्वाइंट फैमिली होते थे, जो कि पैट्रिनिलियल सिस्टम था, पितृवंशीय था। जो परिवार का जो मेल है वही हेड रहेगा, अभी भी वही चल रहा है पैट्रियार्की सोसाइटी। उस समय से ये बहुत पहले से पैट्रियार्की जो चलते आ रहा है। फैमिली जो था वो लार्ज ग्रुपिंग का एक पार्ट था। जो लार्ज ग्रुप था उसको क्या बोलते थे? विश या क्लैन, विश या कबीला। और ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो से ज़्यादा कबीला मिलकर क्या बनाते थे? जन या ट्राइब, गोत्र बनाया जाता था। और जन जो था वो सबसे लार्जेस्ट सोशल यूनिट था। लेकिन देखो अभी कैसा होता है, बहुत सारा परिवार मिला के गाँव बनाता है, बहुत सारा गाँव मिला के क्या बनाया? एक शहर बनाया, बहुत सारा शहर मिलकर छोटा राज्य बनाया, बहुत सारा राज्य मिलकर एक देश बनाया। तो सबसे उसी तरह उसमें क्या था? परिवार मिलकर विश या क्लैन बनाया, क्लैन से फिर जन बना, और जन जो होता था वो सबसे हाई लार्जेस्ट सोशल यूनिट होता था, जन का जो राजा होता था। ठीक है, ऋग्वेदा में ऐसा बोला कि लोग बेटी नहीं चाहते थे, बेटी का जन्म उन लोग को उतना वो लोग एक्सपेक्टेड नहीं करते थे, एक्सप्रेस नहीं कर, उन लोग चाहते थे कि हम बेटी ना हो। लेकिन डिजायर फॉर चिल्ड्रन एंड कैटल इज रिकरेंट थीम इन द हाइमन। लेकिन बच्चों और मवेशी की इच्छा उनमें होता था, वो चाहते कि हमारे यहाँ जितना ज़्यादा बच्चा हो, ज़्यादा मवेशी हो, जानवर ये सब हो, लेकिन बेटी के बारे में वो लोग चाहते बेटी हमारे यहाँ ना हो। समाज कैसा था? पैट्रियार्कल इन नेचर, यानी कि पितृसत्ता, पैट्रियार्की इन नेचर था समाज। लेकिन फिर भी वुमेन यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट पोजीशन पे थी। जैसे कि आपके बहुत सारा उसमें कि वुमेन पोएट का नाम आता है जो, और उन लोग असेंबली में पार्ट लेती थी। जो सभा होता था, सभा में उन लोग को एक्सेस मिला हुआ था। ये लोग हाइमन्स भी कंपोज करते थे, और उपनयन संस्कार भी उन लोग को दिया गया था। विद्वत में भी महिलाएं भाग, विद्वत जो सभा होता था उसमें भी महिलाएं भाग लेती थी। लड़कियां अपने जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र थी, वो किसी से अभी जैसा नहीं है कि जो पेरेंट्स, जो गार्जियन, फैमिली वाले जिसको बोल दिया उसी से तुमको शादी करना है, नहीं, वो अपने जीवन साथी चुनने के लिए पूरी तरह से फ्री थी। चाइल्ड मैरिज नहीं था, सती नहीं था, पर्दा सिस्टम नहीं था, ये सब ऋग्वेदा में कहीं पे नहीं मिला है। हाँ, कुछ इंस्टेंसेज हैं लेविरेट का। लेविरेट का मतलब क्या होता है? हस्बैंड जो है, अगर हस्बैंड मर गया तो उसके छोटे भाई से शादी करने का। इसका मतलब इससे क्या पता चलता है कि वहां पे विडो रिमैरिज था। आप हस्बैंड के छोटे भाई से शादी कर रहे हो या कहीं और, तो उसमें ये भी था, और विडो रिमैरिज भी था। ठीक है, मैरिज मेनली मोनोगेनस था, यानी कि वो एक विवाही था, आप एक से ही शादी कर सकते हो। लेकिन कुछ जैसे राजा हुआ या अमीर लोग हुआ, वो पोलीगेमी या पोलीएंड्री भी थे, बहुविवाह और बहुपति, यानी कि एक स्त्री के 2-3 पति भी हैं और एक पुरुष के 2-3 पत्नियां भी हैं। ऐसा भी साक्ष्य ऋग्वेदा में मिला है। इनका सैन्य टेक्निक जो था, मिलिट्री टेक्निक बहुत इंप्रूव था इन कंपेयर टू हड़प्पा, क्योंकि ये लोग किसको यूज करते थे? हॉर्सेस को यूज करते थे। ठीक है ना। इनका कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शनरी जो था ऋग्वेदा का, कौन कौन सा? पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, ये सब इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज थे। ठीक है। आर्यन जो थे, आर्यन 2 टाइप ऑफ बैटल में इंगेज हुए थे। आर्यन के टाइम में 2 बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स हुआ था। ठीक है ना। एक बैटल जो हुआ था पूर्व, और किससे हुआ था? प्री आर्यन के साथ, जिसको कि दशा या दस्यु जो बोलते हैं, और एक उनका आपस में युद्ध हुआ था। तो ऐसा 2 बैटल हुआ था।
एक जो बैटल हुआ था वो भारत किंग दिब्योदास और दशा रूलर संभारा के बीच में हुआ था। दास का जो शासक था संभारा, और भारत जो आर्यन का एक क्लैन था भारता के राजा थे दिब्योदास, और दिब्योदास इसके विजेता साबित हुए, इसके विनर हुए थे। ठीक है। दूसरा जो युद्ध लड़ा गया था वो बहुत फेमस युद्ध था, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजना बार। ठीक है ना, बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजना बार। ये कहाँ हुआ था, ये किसके बीच में हुआ था? भारत चीफ सुदाज किसके थे? दिब्योदास के पोता थे, ग्रैंड सन थे। ये एक साइड थे और एक साइड में 10 ट्राइब था, 10 राजाओं का एक ग्रुप था, जिसे इसको 10 राजना बार बोलते हैं। इन 10 में 5 आर्यंस थे और 5 नॉन आर्यंस थे। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको 10 राजना बार बोला जाता है। ये आर्यंस में यदु, त्रिवासा, पुरु, अनु और द्रुह, ये क्या थे? आपके आर्यंस थे। और नॉन आर्यंस में इसके अलावा जैसे आपका हो गए अलीना, पकठा और भलनास, शिबा और बिसानिन। ये अलीना, पटक्सा, भलनास, शिबा और बिसानिन ये नॉन आर्यंस थे। इन लोग का एक ग्रुप था। ठीक है ना। बाद में पुरु जो थे, भारता और पुरु दोनों आपस में हाथ मिला लिए और एक नया क्लैन बना, जिसको बोला गया कुरु क्लैन, एक नया क्लैन बना। ठीक है। ये बैटल ऑफ 10 किंग्स जो है वो आपका परुस्नी या रावी रिवर के किनारे पर, उसमें परुस्नी रिवर बोला जाता था। कुछ इंपॉर्टेंट असेंबलीज, ट्राइबल असेंबली जो उस समय का था, बहुत इंपॉर्टेंट: सभा, समिति, विद्वत और गण। सभा क्या था? स्मॉलर बॉडी था, ये इलाइट्स के लिए था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव बॉडी था। स्मृति क्या था? समिति ब्रॉड वेस्ट फॉक असेंबली था, प्रिसाइडेड बाय राजन। विद्वत ट्राइबल असेंबली, डाइवर्स फंक्शन। ऐसा में विद्वत में राजा का सिलेक्शन होता था, कौन राजा बनेगा। समिति भी राजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था। और ये सब में ध्यान रखना, ये सब में वुमेन्स अलाउड थी, वुमेन्स ये सब में अलाउड थे। गना क्या था? असेंबली और ट्रूप्स का असेंबली या ट्रूप्स का जो ग्रुप होता था, सभा होता था, ये सबको गण बोला जाता था। ऋग्वेदा क्या था? एक पेस्टोरल सोसाइटी था, ये ध्यान रखना। यानी कि यहाँ पे जो डोमिनेंट एक्टिविटी था, मेन एक्टिविटी था, वो क्या था? कैटल रेयरिंग इस समय का मेन एक्टिविटी था। चरवाहा, ये लोग मेनली क्या थे? चरवाहा थे। आर्यंस मेनली क्या थे? चरवाहे थे। और इनका चीफ मेजर ऑफ वेल्थ क्या था? कैटल। जिसके पास जितना मवेशी, जिसके पास जितना जानवर, वो उतना ही अमीर कहलाता था, वो उतना ही ज्यादा धनवान होता था। और जो वेल्दी मैन होते थे वो उनको क्या बोला था? गोमत। सोचो, अधिकतर चीज वहां पे रिलेटेड कैसा? काऊ से, गाय से। गोमत यानी कि जो बहुत ज्यादा मवेशी जिसके पास है उसको गोमत, बहुत वो अमीर है, ऐसा उस समय माना जाता था। ट्रेड का और कॉमर्स का बहुत कम साक्ष्य मिला है, और यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी, लैंड ऑनरशिप के आधार पर बहुत कम ही साक्ष्य मिला है। क्योंकि लोग क्या थे? चरवाहा थे, जमीन से उतना मतलब नहीं था। लोग अपना मवेशी पालते थे, मवेशी रखते थे, जमीन क्यों रखेंगे? अपना है, जाओ गाय भैंस चरा आया, अपना कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ ये था। और जो रिसोर्सेज होता था, रिसोर्सेज में पूरे क्लैन का राइट होता था, किसी एक का नहीं, पूरा ग्रुप का राइट होगा। पूरा समूह जो है वो उस पर उसका अधिकार है, किसी एक का वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है। इनका जो मुद्रा होता था उसको क्या बोलते थे? निशक। मुद्रा निशक था, जो किसी का बना हुआ था, सोने का, गोल्ड का। और ये क्या थे? वाटर सिस्टम। ये लोग क्या थे? वाटर सिस्टम यूज करते थे मेन क्या था? वाट मतलब कि हमें अगर मान लो कि बुक चाहिए और तुमको कॉपी की जरूरत है, तो हम बुक देकर तुमसे कॉपी ले लेंगे। इस तरह से मतलब कि सामान के बदले सामान। और सबसे जो इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ वैल्यू था वो था काऊ। अगर कोई काऊ के बदले कोई सामान ले रहा है, मतलब कि बहुत महंगा चीज वो ले रहा है। यहाँ पे कोई रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था, क्योंकि रेगुलर राजा नहीं होते थे, तो रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम भी नहीं था। किंगडम किससे मेंटेन किया जाता था? वर्चुअल ट्रिब्यूट से। लोग अपने मन से कुछ दान ने सब देते थे राजा के नाम को, उसी से किंगडम को चलाया जाता था। और अगर कहीं पे आप युद्ध जीते हो और उस युद्ध में जो सामान लाया गया है वो इनाम से चलता था राजा।
ठीक है ना। गिफ्ट एक्सचेंज होता था, रेट डिस्ट्रीब्यूशन होता था, ये सब एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रोल था सोसाइटी में, जिसको क्या बोलते थे, प्रतिष्ठान, प्रेजेंटेशन, प्रेस्टेशन। ये क्या था, हम गिफ्ट तुमको दे रहे हैं, तुम हमको दे रहे हो, गिफ्ट को सब में बांटा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था वहाँ का, इकोनॉमिक में ये बहुत हेल्प करता था। प्रीस्ट जो थे वो दान लेते थे, दक्षिणा लेते थे अपने रिचुअलिस्टिक सर्विसेज के लिए। पुजारी जो था उसको दान दक्षिणा मिलता था। यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन एग्रीकल्चर था, आज यहाँ पे खेती किए कल वहाँ पे करें। जैसे देखो ये लोग मवेशी चराते थे, मवेशी को लेकर कहीं और चले, यार मवेशी का यहाँ पे चराने के लिए उनको सामान नहीं मिला तो वो मवेशी के साथ कहीं और चले जाएंगे, वहाँ पे फिर खेती करेंगे। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये लोग एग्रीकल्चर को मेनली उतना तवज्जो नहीं देते थे, ये लोग ज़्यादा अपने क्या देते थे, मवेशी, कैटल, कैटल पे। और ये लोग मेनली क्या उगाते थे, वार्ले, वार्ले को क्या बोला जाता था, यबा, जौ को उस समय यबा बोला जाता था। ऋग वैदिक पीपुल वुडन प्लाव, वुडन प्लाव यूज करते थे, लकड़ी का हल यूज करते थे, फला, लंगला और सिर्रा जिसको कि बोला जाता है, ये लकड़ी का हल को यूज करते थे। ऋग वैदिक देवता इंद्र को उर्वराजित, उपजाऊ क्षेत्रों के विजेता के रूप में भी वर्णित किया गया, बोला गया। यानी कि उपजाऊ जो क्षेत्र है उसको वो जीत लिए थे, इसलिए इंद्र को और क्या बोला जाता था, उर्वराजित, उर्वरा क्षेत्र को जीतने वाला उर्वराजित, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या क्षेत्रापति का भी रेफरेंस है, जो कि क्या थे, गार्जियन डाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड, जो जमीन जो है तुम्हारा खेती का जो कृषि क्षेत्र है उसके जो संरक्षक देवता थे उसको क्या बोलते थे, क्षेत्रपति। यानी कि इस क्षेत्र के वो पति हैं, इस क्षेत्र के हेड हैं, वो इसको संरक्षण करेंगे। बहुत सारे यहाँ पे क्राफ्ट मिला है, जैसे क्राफ्ट में कार्ट मेकिंग, कारपेंट्री, टैनिंग, स्विंग, वेविंग, ये सारा कुछ यहाँ पे। और ये लोग चैरियट मेकर में स्पेशल स्टेटस था, ये लोग चैरियट बहुत अच्छा बनाते थे, रथ बहुत अच्छा बनाते थे, और ये लोग चैरियट रेस भी करते थे, डाइस गैम्बलिंग, चैरियट रेस, ये सारा कुछ करते हैं। और ये लोग कैसा बर्तन बनाते थे, ओकर कलर्ड पोट्री, यानी कि गेरुआ रंग का बर्तन ये लोग बनाते थे, ओसीपी, ठीक है। उस समय मंदिर नहीं था, मूर्ति पूजा नहीं था, अर्ली वैदिक पीरियड में मंदिर या मूर्ति पूजा का कहीं पे साक्ष्य नहीं मिला है। ये लोग नेचुरलिस्टिक पॉलीथिज्म थे, मतलब कि ये लोग नेचर वर्शिप करते थे, नेचर के ही बहुत सारे भगवान को ये लोग पूजा करते थे, जैसे कि आपका विंड हुआ, रेन हुआ, वाटर हुआ, थंडर हुआ, मतलब जो चीज़ इनके समझ से बाहर है कि सब कैसे हो रहा है उसको ये लोग पूजा करते थे, भगवान का मानते थे। और ये लोग मेनली क्या करते थे, हवन करते थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे, खुली हवा में यज्ञ और हवन करते थे और उससे पूजा करते थे। वैदिक टेक्स्ट में कहीं कहीं पे मीट खाने का भी साक्ष्य मिला है, और ये लोग जानवर के बलि भी देते थे, लेकिन गाय को नहीं, क्योंकि गाय को क्या माना गया है, अघन्य। गाय को हम पहले बोले हैं, गाय को मारना सबसे बड़ा पाप था, गाय को ये लोग नहीं मारते, गाय को अघन्य माना है। अघन्य का मतलब क्या होता है, जो मारने के लिए नहीं बना है, आप गाय को नहीं मार सकते हो, क्योंकि इनका मेन सेंटर, ये लोग गाय को बहुत ही पवित्र मानते थे, ठीक है। ऋग वैदिक में हेनोथिज्म और कैथनोथिज्म का भी मिला है, जहाँ की दाइती जो है वो पार्टिकुलर हाइमन से अपने सुप्रीम गॉड को हम एक पार्टिकुलर स्पेशल मंत्र के द्वारा हम अपने भगवान को याद करेंगे, पढ़ेंगे, हम अपने भगवान का पूजा करेंगे स्पेशल मंत्र के द्वारा, ये सारा कुछ यहाँ पे मिला है। अगर हम देखें कि प्रमुख कौन कौन देवता थे जिनको यहाँ पे ऋग वेदा में पूजा जाता था, तो सबसे पहले कौन है, इंद्र। इंद्र का पूजा सबसे ज़्यादा, ये सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे, ये आर्य के सबसे मेन देवता थे, ग्रेटेस्ट गॉड थे। और इनका 250 बार इनका मेंशन है, 250 भजन हाइमन्स इनके नाम से है। इनको पुरंदर भी बोला जाता था, पुरंदर का मतलब क्या है, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, किला तोड़ने वाला। इनको माघवन भी बोला गया, माघवन का मतलब बहुत उद्धार। और इनको वृत्राहन, यानी कि वृत्त का हत्यारा, सूत्रों का हत्यारा, या बहुत ज़्यादा अराजकता ऐसे फैलाते थे, या जब गुस्सा में आते तो सबको मार देते थे, ये करते। इन देखा तो हम लोग देखे ही हो, हमेशा हम लोग देखते हैं इनके बारे में तो कैसे होते हैं। तो ये इनको नोन एज गॉड ऑफ रेन एंड वार, इनको वर्षा और युद्ध का देवता ही माना जाता था। और ये क्या पीते थे, सोम पिया, ड्रिंकर ऑफ सोमा, इनको सोम पिया भी बोला गया है, क्योंकि ये सोम पीते थे। सोम एक तरह का शराब, एक तरह का ड्रिंक है जो ये पीते थे, इसलिए इनको सोम पिया भी बोला गया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है वो कौन है, अग्नि। अग्नि जो है इनको गॉड ऑफ फायर माना गया है, और इनके बारे में 200 बार इनका मेंशन किया गया है। इनको सन ऑफ अर्थ एंड हेवन, पृथ्वी और स्वर्ग का पुत्र बोला गया है। और इनको बोला गया कि ये इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड्स एंड मैन, मीन्स हमारे और भगवान के बीच में मध्यस्थ वाला जो भूमिका कोई निभा रहा है तो वो अग्नि है, क्योंकि हम मरने के बाद अग्नि में जलते हैं, और अग्नि में जलने के बाद हम जाकर भगवान से मिल जाते हैं। यही यहाँ पे है, अग्नि जो है वो क्या करते हैं, मनुष्य को देवता से मिलाने का काम करते हैं,
क्योंकि हम मरने के बाद हमें जलाया जाता है और जब हम जल जाते हैं तो अग्नि के माध्यम से हम जाकर भगवान से मिल जाते हैं। यही इनका मेन काम था, इसीलिए इनको बोला गया, इसीलिए इनको दूसरा सबसे महत्वपूर्ण माना गया। तीसरा जो है वरुण है। वरुण क्या थे? जल के देवता, गॉड ऑफ पर्सोनिफाइड वाटर। ये किसको देते थे? रीता और कॉस्मिक ऑर्डर को, और ये नैतिक व्यवस्था है सबका भी देखभाल करते थे। अगला क्या है? सोम। सोम क्या है? गॉड ऑफ प्लांट्स, क्योंकि सोम पीने वाले सोम पिया थे इंद्रदेव, तो उनके जो प्लांट था उनको भी प्लांटों का देवता माना गया सोम को। और स्पेशल गॉड ऑफ ब्राह्मणाज, ब्राह्मणा के स्पेशल गॉड इनको माना गया। और ये मेनली कहाँ पे मिलता था? हिमालय के एरिया में, सोर्स ऑफ द सोम प्लांट। कंसिडर द वाइज गॉड हु इंस्पायर द पोएट टू कंपोज हाइमन। मीन्स इनको वाइज माना गया है, चालाक माना गया है, क्योंकि इसके पीने के बाद लोग कवि लोग जो था वो पोएम लिखता था, ये करता है, ये सारा कुछ यहाँ पे माना गया। अगला क्या है? यम। यम लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, यमराज हम लोग भी जानते हैं। उसके बाद रुद्र। रुद्र क्या थे? ये मोरल आर्कर गॉड हुज एरोज ब्राउट डिजीज। ये एक अनैतिक धनुर्धर देवता माना गया है कि ये एक देवता हैं जो कि हमेशा धनुष लिए रहते हैं, और ये जब तीर मारते हैं तो उससे बीमारी होता आता है। ठीक है, और ये कहाँ रहते हैं? ये माउंटेन्स में रहते हैं, और हीलिंग हर्ब्स के गार्जियन है, जड़ी बूटी के उपचार के ये गार्जियन है। एक्चुअली में ये क्या है? ये किसको रिजेंबल करता था? ग्रीक गॉड अपोलो और प्रोटोशिवा, और इसको प्रोटोशिवा यानी कि शिवा से पहले का जो गॉड है, यानी कि एक तरह से मानो कि ये लोग शिवा का पूजा करते हैं। रुद्र शिवा हम लोग बोलते हैं, लॉर्ड शिवा बोलते हैं रुद्रा, तो यही ये लोग पूजा करते थे। अगला क्या है? पुसान। पुसान कौन थे? गॉड ऑफ जंगल पाथ, हॉर्समैन एंड कैटल। मीन्स मान लो कि हम अपने मवेशियों लेकर गए हैं, जंगल में रास्ता भटक गए, तो पुसान देवता जो हैं वो जंगल के देवता हैं, जंगली रास्तों के देवता हैं, चारवाहों के देवता हैं, जो मवेशी है उसके देवता हैं, और ये हमें रास्ता दिखाएंगे। ये हमें दिन रात ये सब इनकी सहायता से ही होता था। सूर्य। सूर्य को मानते थे सन ऑफ दायूज, दायु के पुत्र, हु ड्राइव्स अवे डार्कनेस और स्प्रेड लाइट्स, जो कि डार्कनेस को भगाकर ये उजाला लाते हैं, प्रकाश फैलाते हैं। अदिति। अदिति जो थी वो क्या थी? गॉडेस ऑफ इटर्निटी, अनंत काल की देवी और मदर ऑफ गॉड्स, और देवताओं की माँ। अदिति को देवताओं का माँ बोला गया है। ये क्या है? बेस्ट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इविल, हार्म एंड सिकनेस। अगर हम अदिति की पूजा करते हैं तो हमें इविल, हार्म और सिकनेस से क्या होता है? हमें मुक्ति मिलता है, ऐसा यहाँ पे ये बोला गया। विष्णु। विष्णु क्या थे? बिनोवेलेंट गॉड, बहुत ही प्यारे परोपकारी भगवान थे, लेकिन इनका ऋग्वेदा में बहुत रेयर 1-2 बार ही मेंशन किया गया है। उषा। अभी भी हम लोग उषा काल में बोलते हैं कि उषा काल में उठना चाहिए, यानी कि ये क्या थे? गॉडेस ऑफ डाउन। उसके बाद कुछ डमी गॉड्स भी थे, अर्ध देवता भी थे, जैसे आपका गंधर्व। गंधर्व क्या थे? म्यूजिशियन थे। अप्सरा, मिस्ट्रेस ऑफ गॉड। उसके बाद विश्व देवाज, इंटरमीडिएट डाइटीज, और आर्यमैन, गार्जियन ऑफ कॉम्पैक्ट्स एंड मैरिज। तो ये आपका क्या था? मेनली ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल में ये था। अब हम लोग अगले क्लास में क्या देखेंगे? लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, इस क्लास में हम लोग देखें ऋग्वेदिक या अर्ली वैदिक, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे लेटर वैदिक। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग को सपोर्ट कीजिए। आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया गया है, जैसे कि कल ही हमारे चैनल पे आपने देखा कैसे टॉपर स्टॉक का सीरीज स्टार्ट किया गया, जिसमें बहुत सारे टॉपर्स को हम लोग लाएंगे, उनका स्ट्रेटेजी आपके सामने रखेंगे, वो कैसे पढ़े हैं और क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। इसके अलावा सारा कुछ डिटेल में आपको झारखंड के बारे में और भी सारा कुछ आपका धीरे धीरे इसमें चल रहा है। तो आप हम लोग को सपोर्ट कीजिए और अपना पढ़ाई को कीजिए। जल्द ही आपका एग्जाम होने वाला है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत है तो आप मैसेज कर सकते हैं, हमारे ईग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उससे जुड़िए और हमें सब कुछ बताइए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।